चलिए अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने लोग आ सकते थे आ गए हैं और काफी सारे लोगों के मैसेज हैं मेरे पास में। देखिए मैं कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि मैं बहुत बेसिक सी कुछ चीजें बताती हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग आज जान रहे हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स को लेके है, क्योंकि लास्ट के कुछ कुछ सेशंस में मेरे पास में रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम जैसे लोग कैबेज लगाते हैं, कॉलीफ्लावर लगाते हैं, पंपकिन लगाते हैं, इस टाइप की कुछ वेजीज पे हम क्यों ना कुछ सेशंस करें, जिससे कि उसमें हम किस तरीके से उनको ग्रो कर सकते हैं, उसमें आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की बात को ही ध्यान में रखते हुए आज का हमने ये टॉपिक लिया है कि हम आज का जो सेशन करें वो ग्रीन वेजिटेबल्स पे करें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग अगर ये कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में काफी लोग जान चुके हैं या अभी कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं वो मैं बता भी देती हूँ। लेकिन हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे होते हैं इस सेशन में, ताकि हम अलग अलग क्रॉप के बारे में जान सकें कि अलग अलग क्रॉप्स पे कैसे हमको अपने किसान ग्रो के प्रोडक्ट्स को यूज करना है। करेक्ट? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक जनरल सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को कि अपने प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और उनका यूज हमें कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन के कुछ जो हमारे नए साथी लोग जुड़े हैं, जो पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनके रोल्स आगे क्या क्या होंगे। इसके बारे में उनको पूरी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी। तो सर, जैसे आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अपना पहला प्रोडक्ट है एक्टिवेटर कैटेगरी में। एक्टिवेटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जमीन में जाते ही जमीन में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है, उनकी जो इफेक्ट्स हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको हम एक स्प्रेडर भी बोलते हैं, मतलब स्प्रेडिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इसको हम एक वेटिंग एजेंट की तरह भी बोलते हैं ताकि नमी को बनाए रखने का काम करता है। सेकंड जो हमारी कैटेगरी आती है वो है प्रोटेक्शन कैटेगरी, जिसमें कि हम किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड का यूज करते हैं। किसान बायो प्रोटेक्ट बेसिकली एक फंगीसाइड है, जैसे अगर कहीं पर भी फंगल डिजीज आ रही है या फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको प्रिवेंट करने के लिए होता है। किसान प्लांट गार्ड हमारा एंटीवायरल है और सबसे ज्यादा जरूरत आपको किसान प्लांट गार्ड की पड़ने वाली है क्योंकि हम सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं। ठीक है, यह सब्जियों की खेती के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी आती है न्यूट्रिशनल कैटेगरी, जिसमें कि अपने पास 7 प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे यूज किए जाते हैं। जैसे किसान ह्यूमिक है, किसान गोल्ड ग्रोथ है, किसान अमीनोविट है, किसान एंटी फ्लो है, किसान फ्रू मैच्योर, किसान ईल्ड, किसान एचएपी ग्रेनुअल। यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है, जो भी नए लोग हैं वो इस चीज को जान सकते हैं कि जो सेकंड स्टेप आता है वो हमें जानना है कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं किसी भी प्लांट की, स्पेशली सब्जियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज होती है सीडलिंग की, नंबर सेकंड यंग प्लांट की, उसके बाद एडल्ट प्लांट की, देन फ्लावरिंग एंड देन फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आप लोग नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं कि हम आज बेसिकली जो मैं बात करूंगी वो मैं हर एक सब्जी के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि हर एक सब्जी पे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिन पे अलग अलग हमें सारी चीजें देखनी होती हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा अनियन का सेशन भी अटेंड किया होगा, तो उनको पता चला होगा कि अनियन अपने आप में कितनी बड़ी क्रॉप है कि उस पे हमको अलग से सेशन करना पड़ा। ठीक है, अब जैसे आज मैं जो बात करूंगी वो बेसिकली मैं बात करूंगी आपकी जो बीट रूट है या बिटर गार्ड है, बॉटल गार्ड है, ब्रिंजल है, कैबेज है, कैप्सिकम है, कुकम्बर है, लेडी फिंगर है या जिसको हम ओकरा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पंपकिन है या पालक है, मशरूम है, इस तरीके की जो आप लोग खेती करते हैं, मैं हिंदी में भी नाम बता देती हूँ, जैसे कि हम करेले पे करेंगे, लौकी पे करेंगे, तोरी जिसको बोलते हैं उस पे हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंगन है, पत्ता गोभी है या ब्रोकली, ब्रोकली होती है या फूल गोभी है। ठीक है, कुकम्बर है, भिंडी है, इस टाइप के आज हम क्रॉप्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो
आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और भी बताऊँगी कि टोटल वेजिटेबल्स की कैटेगरीज़ क्या होती हैं, ठीक है? देखिए, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर 1 है लीफ वेजिटेबल, जिसमें सिर्फ़ पत्तियाँ ही पत्तियाँ होती हैं। तो लीफ वेजिटेबल जैसे लेट्यूस है, कैबेज है, स्पिनैक है, जैसे लेट्यूस के पत्ते सैलेड में यूज़ होते हैं, कैबेज यानी पत्ता गोभी या और स्पिनैक मतलब कि पालक जैसे होती है। इसके बाद सेकंड एक वेजिटेबल होती है जिसको फ्रूट वेजिटेबल्स बोला जाता है। फ्रूट वेजिटेबल्स जिनकी सब्जियाँ हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे कुकम्बर है, टोमेटो है, पेपर है। ये क्या होता है, ये अगर रॉ सब्जियाँ भी हम खाना चाहें यानी कच्ची सब्जियाँ भी हम खाना चाहें तो हम खाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कैरट है या कुकम्बर है या जो रेडिश यानी मूली जो होती है, तो इन या पत्ता गोभी भी सैलेड में खाया जाता है, ठीक है? तो इस तरह की जो फ्रूट वेजिटेबल्स हमारी कुछ होती हैं। फिर रूट वेजिटेबल्स में अगर हम जाएँ तो रूट अब जैसे अभी क्या था, कुकम्बर, टोमेटो या पेपर हम खाते हैं, तो वो फलों की तरह हमको मिलता है। लेकिन कुछ जिसकी अभी जैसे मैंने बात की कि कैरट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, तो गाजर, मूली या शकरकंद जिसको बोलते हैं, तो ये जो होती हैं ये रूट वेजिटेबल्स होती हैं। इसके बाद हम आते हैं बल्ब वेजिटेबल्स जिनमें कि जैसे गार्लिक है, अनियन है, फेनल है, तो इस तरीके के बल्ब वाले जो हमको सब्जियाँ मिलती हैं उनको हम बल्ब वेजिटेबल्स बोलते हैं। कुछ होती हैं फ्लावर वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, ब्रोकली आप सभी लोग अब जान रहे होंगे कि ब्रोकली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, ब्रोकली बहुत खाई जाती है और काफ़ी न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। तो ब्रोकली के बारे में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस टाइप की टोटल अगर मैं बात करूँ तो अपने पास 5 कैटेगरी होती हैं जिनमें हम सब्जियों को भी डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो अब ये जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, ठीक है? अब इस चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ लीफ वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल, बल्ब वेजिटेबल या फ्लावर वेजिटेबल्स, तो कहीं न कहीं ये जो आपको चार्ट दिख रहा है इसमें हर एक प्रकार की सब्जी का एक-एक स्टेज आ रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर जनरल से हम कैसे-कैसे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसी सॉइल की ज़रूरत होती है, हम कैसे क्लाइमेट कर सकते हैं, ठीक है? या हम डायरेक्ट बीजों से सब्जियाँ लगा रहे हैं या पौधों से हम सब्जियाँ लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले किस चीज़ पे बात करते हैं कि प्लांटिंग या सोइंग जो है, वो वेजिटेबल फार्मिंग जितनी भी है, उस पे हम कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए एक प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ का, तो वेजिटेबल की जब हम सोइंग स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है कि पर्टिकुलर जो एक-एक बीज है, उसको हम जो हमने मिट्टी तैयार की है, उस तैयार मिट्टी में हमको रखना होता है। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जब अगर हम बीजों को लगा रहे हैं, सब्जियों को बोने के लिए, तो जो सॉइल है उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल जो है ड्राई रहेगी, मिट्टी आपकी सूखी रहेगी, आप उसको भले ही तैयार करिए या ना करिए, ठीक है? इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको लैंड प्रिपरेशन करना ही है। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि लैंड प्रिपरेशन हमको ज़रूर करना चाहिए या सॉइल टेस्टिंग हमको ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप लोग नहीं जान रहे हैं कि लैंड प्रिपरेशन कैसे करनी है या क्या है, कुछ किसान भाइयों ने कुछ नहीं किया, सीधे सब्जियाँ बो दी। तो लेकिन सबसे जो पहले आपको की पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि आपकी मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है कभी जब हम घरों में भी सब्जियों के बीज लगाते हैं, ठीक है? सब्जियाँ तो ऑलमोस्ट सबके घर में भी हम बो लेते हैं और हमारे प्रोडक्ट ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो किचन गार्डन के लिए भी उपयोगी हैं एज़ वेल एज़ हमारे जो है वो फील्ड पे जो हमारी फार्मिंग हो रही है, जो लार्ज स्केल पर फार्मिंग हो रही है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम घर में कभी देखते हैं जब हम बीज लगाते हैं या सोइंग करते हैं तो उसपे हम मिट्टी में बीज को दबाने के बाद में और उसके ऊपर से हम स्प्रे ज़रूर करते हैं ना, वो स्प्रे सिर्फ़ इसीलिए किया जाता है ताकि जो बीज है, बीज कब अंकुरित होता है? जब उसमें नमी पहुँचती है, ठीक है? बिना नमी के बीज का अंकुरण ही संभव नहीं है। इसलिए हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम बीजों को बोएँ तो ज़मीन में बस हम ये चीज़ चेक कर लें कि उसमें नमी का स्तर कितना है, नमी का लेवल कितना है।
उसके अकॉर्डिंग फिर हम बीजों को बोना स्टार्ट करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि कुछ सीडलिंग्स बना लिए जाते हैं, जैसे जिनको हम नर्सरी बोलते हैं और उनको हम फिर जो है रीप्लांट करते हैं। लेकिन जनरली इंडिया में अभी तक 2 ही टेक्नोलॉजी चल रही है। एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। बट जनरली अपने यहाँ क्या होता है कि बीजों को बो करके ही हम अभी भी सब्जियाँ लगा रहे हैं। और जो हम कैसे जैसे अगर हम बीजों को ना लगा के कुछ ही बहुत ऐसी सब्जियां हैं जिनको कि हम डायरेक्ट सीडलिंग से लगाते हैं। सीडलिंग मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं ना, अंकुरित किया हुआ जो बीज है, उससे थोड़ा सा प्लांट अगर बढ़ा है, 1-2 लीफ आई, उसके बाद हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तो 2 तरीके होते हैं, ठीक सोइंग मतलब कि डायरेक्ट बीजों को लगाना, और सीडलिंग आने के बाद में उनको रीप्लांट करना, अपने खेतों में शिफ्ट करना, प्रॉपर जहाँ पर भी आपको उनकी खेती करनी है। तो या आपको ग्रीन हाउसेस जो होते हैं, ग्रीन हाउसेस में अगर आपको सीडलिंग आपने बनाए हैं, वहाँ से अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये 2 ही मेथड हैं जिनके तरीके से वेजिटेबल की स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप सीड सोइंग कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया ना कि 2 तरीके हैं, सोइंग है और प्लांटिंग है। तो सोइंग में अगर आप कर रहे हैं, तो आपको जो ऊपर से स्प्रे करना है पानी का, उसमें आपको किसान 100 की मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर सिंपल सा है कि आपको जो 15 लीटर के टैंक होते हैं ना, उनमें पानी भर करके और 1 टैंक में 5 एमएल यानी कि 5 एमएल पर 15 लीटर ऑफ वाटर में आपको किसान 100 को मिलाना है, और उसको आपको जो स्प्रेयर होते हैं उनकी मदद से जहाँ-जहाँ आपने बीज लगाए हैं वहाँ-वहाँ पर आपको उसको डाल देना है। नमी का लेवल बराबर रहेगा, एक्टिवेट कर देगा जो भी मिट्टी में पोषक तत्व हैं, तो जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी वेजिटेबल को जब आपने लगाया, वेजिटेबल हार्डली 3 से 4 महीने भी होती है, मतलब हमें साढ़े 3 महीने या 4 महीने तक हमको उसका हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और आराम से मतलब फसल तैयार होकर के हम उसका यूज़ भी करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको प्लांट गार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है? प्लांट गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप प्रिवेंटिव में यूज़ करते हैं, तो वो उसका बेसिक रोल क्या है कि वो आपके जो सब्जियाँ हैं, उनको वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा सब्जियों पर आता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है? और उससे बचाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा, और साथ ही साथ वो ग्रोथ देने का बहुत अच्छा काम करेगा। तो जैसे ही सीड सोइंग के बाद में आपका प्लांट 25 दिन का हो जाता है, यानी 25 डेज़ का हो जाता है, तो वहाँ पर आपको 1 डोज़ आपको किसकी देनी है? प्लांट गार्ड की, ठीक है? प्लांट गार्ड आपको कैसे देना है? आपको सिंपल जिस तरीके से आपने अभी किसान 100 का यूज़ किया, स्प्रे टैंक में भर के, और उसके बाद जहाँ-जहाँ आपने बीज डाले थे, वहाँ-वहाँ पर आपने उसका स्प्रे कर दिया। इसी तरीके से प्लांट गार्ड को आपको एमएल ही आपको प्लांट गार्ड को लेना है, अच्छे से उसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको हर एक प्लांट के ऊपर उसका स्प्रे कर देना है। ये करना है स्प्रे जो टैंक हमारे होते हैं, उनके माध्यम से ही। इसका हम दूसरा कोई भी तरीका हम नहीं आज़माएँगे, क्योंकि हमें पौधे को की पत्तियों को भी हमें बचाना है, पत्तियों को भी प्रिवेंट करना है, और हमें रूट्स को भी करना है। अगर हम ड्रिप से कोई भी चीज़ देते हैं, तो या अगर हम फरोज़ में अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे चीज़ें जड़ों से होकर के पहुँचती हैं। तो जड़ों से होकर के पहुँचने पे क्या होता है कि वो पत्तियों पे जो ऊपरी जो कांटेक्ट में आने वाली जो बीमारियाँ आती हैं, वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुँचेगा, तो वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएगा, है ना? तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले वेजिटेबल्स में पत्तियाँ ही पत्तियाँ होती हैं, बाद में हमको अलग-अलग चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं। अब इसके बाद में 25th डे पे, यानी कि जब आपने सीड सोइंग कर ली, 25वें दिन पे आपने प्लांट गार्ड दे दिया। अब आपको क्या करना है, प्लांट गार्ड देने के 2 दिन के बाद में, यानी कि 27th डे पर, ठीक है? आपको यहाँ पर सिर्फ़ 2 प्रोडक्ट का यूज़ करना है, और वो है किसान यील्ड, और दूसरा है किसान गोल्ड ग्रोथ।
ठीक है? किसान यील्ड क्या करेगा, वो क्योंकि वो एक यील्ड बूस्टर है, तो बट ऑब्वियस है कि यील्ड को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है? सेकंड जो अपना किसान गोल्ड ग्रोथ है, गोल्ड ग्रोथ क्या करता है, पौधे को पूरी तरह से कि उस पौधे की हाइट और वेट को मेंटेन करने का काम करता है। तो जैसे लेट्यूस है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है? या कुकम्बर है, तो इन सब में ना थोड़ी-सी ग्रोथ की ज़रूरत होती है। जैसे टोमेटो का सेशन मैं अलग से करती हूँ, चिली का सेशन मैं अलग से करती हूँ, क्योंकि चिली टोमेटो बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है और उनका हमें बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए उनको मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रही। मैं यहाँ पर जैसे अब भिंडी है, तो भिंडी के प्लांट आप लोगों ने देखे होंगे कि भिंडी के पौधे भी 4 फीट, 5 फीट के होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि यानी कि 27th डे पे आपको किसान यील्ड और किसान गोल्ड ग्रोथ को एक ही टैंक में मिलाना है अगेन, ठीक है? और उसके बाद फिर उनका स्प्रे आपको कर देना है। अगर आपको लगता है कि 25 और 27 डेज़ में हम मतलब 2 दिन का अंतर रहेगा, पानी ज़्यादा चला जाएगा, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 27th डे पे ही आप इन दोनों प्रोडक्ट के साथ में आप अपना प्लांट गार्ड भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्लांट गार्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्रिवेंटिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? बीमारी आए ना और ग्रोथ बहुत अच्छे से मिले। और दूसरा जो हम दे 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमको ये 3 प्रोडक्ट का जब अलग-अलग कॉम्बिनेशन मिल करके और एक प्रोडक्ट हम जब तैयार करेंगे, अपने टैंक में जो पानी तैयार करेंगे, तो एकदम नेचुरल तरीके से आपका प्लांट ग्रो करेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसमें कोई किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। तो हमको इस तीनों प्रोडक्ट को मिक्स करके 27 डे पे दे देना है। किसान यील्ड आपको कैसे देना है? सपोज़ कि अगर आपके पूरे प्लॉट पे सब्जियों में जब हम पानी देते हैं, तो टैंक के माध्यम से अगर हम दे रहे हैं, स्प्रे टैंक कर रहे हैं और 150 लीटर पानी लग रहा है, ठीक है? यानी कि 10 टंकी लग रही है, तो आपको किसान यील्ड का डोज़ेज़ आप लिख सकते हैं। किसान यील्ड आपको केवल 30 ग्राम, कितना? 30 ग्राम एक टैंक में मिक्स करना है। यानी अगर 150 लीटर पानी में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो 300 ग्राम ओनली आपको पूरे पानी 150 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है। किसान गोल्ड ग्रोथ आपको कितना लेना है? अगर आप 150 लीटर पानी में ले रहे हैं, तो 250 एमएल लेना है, और अगर आप एक टैंक में ले रहे हैं, सिंगल एक टैंक बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से छोटे-छोटे भी हमारे किसान भाई लोग होते हैं, जो मतलब बहुत कम पौधे लगाते हैं कि एक एक टंकी भर का ही उनको डोज़ चाहिए होता है। तो उसमें आपको 25 एमएल केवल आपको किसान गोल्ड ग्रोथ को लेना है। तो ये तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया और आपने स्प्रे कर दिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अगर सपोज़ यहाँ पर अब मैं बात करूँगी क्रॉप की, 5+2 या 27th डे पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप पानी कम से कम यूज़ करें, तो वहाँ पे 25th डे पे प्लांट गार्ड को सिंगल मत दीजिए, ठीक है? 27th डे पे आपको किसान प्लांट गार्ड का किसान गोल्ड ग्रोथ को और किसान यील्ड को एक ही साथ में टैंक में डोज़ मिलानी है। क्या-क्या डोज़ लेनी है? 15 लीटर के टैंक में किसान प्लांट गार्ड अगर आप ले रहे हैं, तो प्लांट गार्ड आपको 15 एमएल लेना है, किसान यील्ड आपको 30 ग्राम लेना है और किसान गोल्ड ग्रोथ आपको 25 एमएल एक टैंक में लेना है और पूरा स्प्रे कर देना है। लेकिन ये कौन-सी वाली क्रॉप पे आप करोगे? जैसे कि कैप्सिकम है, लेट्यूस है, कैबेज है, स्पिनच है, ठीक है, कुकम्बर है, या जैसे कैरट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, अगर कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ठीक है? इस टाइप पे अगर आप कर रहे हो, या न जैसे ओकरा है, ठीक है? ओकरा पर भी आप का स्प्रे कर सकते हो। तो इन वाले पे आपको 27 डे पे स्प्रे करना है। अब मैं दूसरी वेजिटेबल्स को बता रही हूँ कि उनके लिए कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर पम्पकिन का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर ओकरा है, यानी कि भिंडी, और एक सेकंड है ना, कि जैसे पम्पकिन यानी कद्दू है, कद्दू वर्गीय फसलें अगर हैं, बॉटल गार्ड है, बिटर गार्ड है, ओकरा है, ठीक है? या जैसे कै
कैबेज पे तो यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि कैबेज जो है वो लीफी वेजिटेबल्स में चली जाती है। तो इस तरीके के अगर हम वेजिटेबल्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पर सीड सोइंग के बाद में फर्स्ट डोज़ आपको 25th डेज़ पे आपको प्लांट गार्ड का देना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर किसान बायो प्रोटेक्ट को, ठीक है? किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड को मिक्स करके देना है स्प्रे में। किसान बायो प्रोटेक्ट की डोज़ेज़ 25 ग्राम जाती है, या 20 ग्राम तक भी आप यूज़ कर सकते हो पर टैंक, और 15 ml आप किसान प्लांट गार्ड का यूज़ कर सकते हो। ये दोनों तो आपको 25th डेज़ पे दे ही देना है, ठीक है? उसके बाद में जब सेकंड डोज़ की मैं बात करती हूँ, तो सेकंड डोज़ आपको उस पर देना है कम से कम 25 डेज़ के 10 दिन के बाद में, ठीक है? यहाँ पर ड्यूरेशन आपको कितना रखना है, 10 दिन का। कौन-सी सब्जियों के लिए? जैसे खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, ठीक है? या तोरी है, लौकी है, भिंडी है, इस टाइप की अगर फसलें। फिर यहाँ पर आपको जो देना है, वो आपको 10 दिन के बाद में किसान ह्यूमिक का यूज़ करना है, ठीक है? ह्यूमिक जो है जड़ों को मजबूत बनाएगा, ठीक है? और क्योंकि ये बेल की तरह से भी इसमें कुछ चढ़ती हैं अपनी जो सब्जियाँ हैं, जिन मतलब कि हम कहते हैं ना कद्दू वर्गीय फसलें जिनकी बेलें चढ़ाई जाती है, जो मचान के तरीके से बना करके, या मचान कल्टीवेशन जिनका किया जाता है, अलग-अलग बैम्बू के छोटे-छोटे से टुकड़े लगा करके उनके ऊपर इनको छाया जाता है। तो वहाँ पर इन वाली सब्जियों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सपोर्ट को ज़रूरत देने के लिए हमें जड़ों को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इनकी जड़ों पे काम करने के लिए तो 10 दिन बाद आपको यहाँ पर किसान ह्यूमिक का यूज़ करना है, ठीक है? अब इसके बाद में जब ये तो हो गई दोनों तरह की आपकी, यानी कि फलदार सब्जियाँ भी हो गईं और आपकी पत्तेदार सब्जियाँ भी हो गईं। अब इसके बाद जैसे हम फलदार सब्जियों की अगर हम बात कर रहे हैं, बढ़ाते हैं, तो उसके बाद में आपको एक डोज़ क्या स्टार्ट करना है, यानी कि 40वें दिन से, ठीक है? जब आपने बीज बोया था उसके 40 डेज़ के बाद से आपको यहाँ पर अमीनोविट का यूज़ करना है, ठीक है? फलदार सब्जियों में अमीनोविट का यूज़ करना है। अमीनोविट को यूज़ करने से क्या होगा कि आपकी जो सब्जियों में जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है? मेल-फीमेल फ्लावर का रेशियो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? और उसको आप जो है मतलब बाकायदा आप देख पाएँगे, फ्लावर शेडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा सब जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं हमको कन्वर्ट होके मिल पाएँगी। तो वहाँ पर क्या है कि आपको अमीनोविट का यूज़ करना है कितने दिन में, 40 डेज़ पे जब आप जाते हैं, ठीक है? तो एक डोज़ हो गई 25 डेज़ की, एक हो गई 35 डेज़ की, एक हो गई 40 डेज़ की स्टेज। 40 डेज़ में आपने अमीनोविट का यूज़ कर दिया, ठीक है? सेम आपको क्या करना है कि जो जैसे यहाँ पर गोभी के भी पौधे हैं, ठीक है? गोभी में भी फल आने शुरू होते हैं, तो यहाँ पर अमीनोविट दोनों ही काम करता है। अमीनोविट फ्लावरिंग को भी अच्छा करता है, और अगर जो सब्जियों में डायरेक्ट जिनमें फूल की बजाय सीधे फल ही बनने शुरू हो जाते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर या ब्रोकली, तो उनको भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो आपको चाहे आप किसी भी वर्ग की आप सब्जी लगा रहे हो, वहाँ पे 40 डेज़ पे आपको अमीनोविट का यूज़ करना ही करना है, ठीक है? तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिए। अमीनोविट आपको कैसे यूज़ करना है कि अगर आप 15 लीटर की टंकी ले रहे हैं, तो 15 लीटर के टैंक में, यानी 15 लीटर ऑफ वाटर में केवल आपको 10 एमएल मिलाना है। 10 एमएल एक टंकी में आपको डोज़ मिलानी है। यहाँ पर मैं टैंक वाइज़ इसलिए बता रही हूँ सारे डोज़ेज़, क्योंकि जब सब्जियाँ हम लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 4 से 5 एकड़ में कोई किसान भाई लोग लगाते हों। पर टैंक बता रही हूँ मैं, जिससे कि आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने एकड़ में जितनी टंकियाँ लग रही हैं, पर टंकी से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको पूरी एकड़ की डोज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? ये तो हो गया आपका पूरा 40 दिन का एक चार्ट। अब इसके बाद जब हम जाते हैं तो हम पहुँचते हैं 40 दिन के बाद में सीधे, जब 55 टू 60 डेज़ के बीच में, ठीक है? यानी आप जब 55वें दिन में पहुँचते हैं, तब वहाँ पर आपको अगेन प्रोडक्ट को कुछ न कुछ न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमको अगेन
किसी भी तरह के हमने किसी भी वर्ग की हमने सब्जी लगाई है, यहाँ हमको एक दूसरा डोज़ किसान गोल्ड ग्रोथ का और हमें प्लांट गार्ड का अगेन देना है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट बता रही हूँ, प्लांट गार्ड और किसान गोल्ड ग्रोथ। इन दोनों को अगेन आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के डोज़ेज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उन्हीं डोज़ेज़ के अकॉर्डिंग आपको मिक्स करना है और प्लांट्स पे अपने स्प्रे कर देना है। ये सारी दवाइयाँ स्प्रेइंग फॉर्म में ही आपको देनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया 55 डेज़ पे कि आपको क्या देना है, गोल्ड ग्रोथ और किसान प्लांट गार्ड देना है। फिर उसके बाद में फिर अगेन जब 65th डेज़ की स्टेज आएगी, तो वहाँ पर आपको अमीनोविट देना है, किसके साथ में? एंटी फ्लो के साथ में। तो यानी 65वें दिन अमीनोविट प्लस एंटी फ्लो आपको देना है। अब एंटी फ्लो की डोज़ आप कैसे निकालेंगे? एंटी फ्लो क्योंकि 1 एकड़ में 1 ग्राम जाता है, यानी 150 लीटर पानी में सिंगल 1 ग्राम का यूज़ होता है। तो वहाँ पर आपको 0.05 ग्राम में आपको इसको लेना है और अमीनोविट 10 ml एक टैंक में लेना है, दोनों को एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्लावरिंग से जो फ्रूटिंग बनने की स्टेज अब स्टार्ट हो रही होगी, वो फास्ट हो जाएगी और उनके शेप साइज़ अच्छे आएँगे। शेप साइज़ अच्छे आने के साथ ही साथ में उनका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद जब हम जाते हैं नेक्स्ट 65 डेज़ की स्टेज में, ठीक है? 65 डेज़ पे अब यहाँ पर आपको किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड को एक बार और यूज़ करना है। किसान बायो प्रोटेक्ट क्या करेगा? अब यहाँ पर जो है फंगल डिज़ीज़ आने के चांसेस होते हैं, ठीक है? बहुत तरह से कॉन्टैक्ट में फंगल डिज़ीज़ आती हैं जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू आएगी कुछ पे, ठीक है? किसी पे ब्लॉचिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं पे पर्पल ब्लाइट आ जाएगी, कहीं पे जो है ब्राउन ब्लाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ब्लाइट्स और इनकी मिल्ड्यू की जो प्रॉब्लम आने लगती है, ये उनको कंट्रोल करना शुरू कर देगा, इन प्रॉब्लम्स को आने नहीं देगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्लांट गार्ड क्योंकि आप प्रिवेंटिव में यूज़ कर रहे हैं, एक ग्रोथ की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वायरस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब वायरस कौन से आते हैं सब्जियों में? सब्जियों में वायरस आते हैं, कर्ल वायरस आता है, जी ठीक है, जिसको पत्ता मरोड़ रोग हम बोलते हैं। मोज़ेक वायरस आता है जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं उनमें पीले-पीले चकत्ते जैसे पीले-पीले धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। मोज़ेक वायरस बहुत ज़्यादा आता है कद्दू वर्गीय फसलों में। तो इनको रोकने के लिए या ब्लाइट की प्रॉब्लम को रोकने के लिए जैसे या जो मिल्ड्यू आ रही है, मिल्ड्यू को रोकने के लिए आपको यहाँ पर बायो प्रोटेक्ट का और 65th डेज़ पे यानी 65वें दिन पे आपको बायो प्रोटेक्ट और प्लांट गार्ड का अगेन यूज़ करना है। डोज़ेज़ फिर भी सेम रखनी है। डोज़ेज़ में हमको कोई भी अंतर नहीं करना है, कभी भी, ठीक है? अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हमारी मतलब कि 70 से 75th डेज़ यानी कि 70 से 75वें दिन पे हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमको फ्रू मैच्योर की एक डोज़ दे देनी है। तो जब भी हमारे किसान भाई लोग सिंचाई करते हैं, ठीक है? जब भी पानी लगाते हैं खेतों में, ठीक है? कभी-कभी जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बारिश कम है तो हम स्प्रे के माध्यम से पौधों को अपने सारे के सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ दवाइयाँ हम दे सकते हैं। तो सब्जियों में आपको दवाइयाँ और न न्यूट्रिशन एक साथ में चलाना है, ठीक है? ये दोनों प्रोडक्ट जब आप अगर आप इस तरीके से जो मैंने अभी चार्ट बताया है, आप अगर इसको यूज़ करते जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। आपकी जो ये मतलब कहते हैं ना जो फल जो मिल रहे हैं सब्जियों मतलब जो फाइनल सब्जियाँ मिल रही हैं वो उन पे कोई दाग धब्बे नहीं होंगे, उनका कलर बहुत अच्छा होगा, उनका शेप साइज़ बहुत अच्छा होगा और उनमें स्वाद बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर दवा का और न्यूट्रिशनल का ये दोनों आपको प्रोडक्ट को मतलब कि पैरेलल में चलाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सारे रिज़ल्ट मिल पाएँगे, ठीक है? ये तो थी टोटल कि हम इनका यूज़ कैसे-कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि जैसे वायरस आ गया या कुछ भी है अगर आप प्रिवेंटिव यूज़ कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये सब कुछ आना ही नहीं है। आ गया तो वो भी क्योर हो जाएगी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इससे अलग हट के कि जब हम सॉइल में बीच-बीच में हम क्या क्या चीज़ें डालें ताकि हमारी मिट्टी की भी जो है वैल्यू जो मिट्टी हमारी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बराबर रहे या लॉक रहे।
तो यहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि आपके खेत में नमी बराबर नहीं रह पा रही है, सूखापन हो रहा है, मिट्टी के ग्रेन्युल अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको समय-समय पर किसान ह्यूमिक का यूज़ करते रहना है, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है किसान एचएपी डालने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर किसी दूसरे प्रोडक्ट को डालने की। आप सिंपल से अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करिए और बेहतरीन आप जो है इसके रिज़ल्ट पा सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कहीं-कहीं पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम है या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या पानी बारिश बहुत हो गई या सूखा ज़्यादा पड़ गया, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है क्योंकि सब्जियाँ किसी भी क्लाइमेट में उगाई जा सकती हैं, ठीक है? बस उनका थोड़ा-सा अगर आप ध्यान रख सकते हैं, तो आप अपने घर के गमलों में भी सब्जियाँ उगा सकते हैं, करेक्ट? तो ये तो मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपको कि इस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करना है। कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं, वो भी मैंने बता दी। अब इसके अलावा बीमारियाँ आती हैं जैसे ब्रिंजल में यानी कि या भिंडी में अगर मैं बात करूँ, बैंगन या भिंडी में या गोभी में आप देखते हैं ना एक इल्ली जैसा कीड़ा लग जाता है ना? बैंगन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, भिंडी के अंदर कीड़े पहुँच जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने पास में कोई भी किसी भी तरह का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड नहीं है, ठीक है? तो आप किसान भाई लोगों को बिल्कुल भ्रमित मत करिए और उनको जाके बोलिए कि वो मार्केट से जा कर के उनके यहाँ जो भी कीड़ा लग रहा है, उसको बता कर के मार्केट से दवा ले आएँ। लेकिन बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो जब भी दवा को डालेंगे, ठीक है? तो उसमें किसान 100 को यूज़ करना ही करना है ताकि वो दवा का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिल सके, ज़्यादा फ़ास्ट मिल सके और कोशिश ये करनी है कि हमें उनको ऑर्गेनिक दवाइयाँ सजेस्ट करनी हैं, ठीक है? कि हम उसमें क्या-क्या दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन और जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए विश यू ऑल द इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ।